नमस्कार। बिहार के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान है और इस चरण में भी पहले चरण की तरह अधिक संख्या में लोगों ने मतदान किया है। सुरक्षा के मद्देनजर अत्यधिक संवेदनशील इस चरण में बिना किसी अप्रिय घटना के शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला है, क्योंकि ये 6 जिलों की जिन 32 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 23 विधानसभा सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों में आती हैं। इस बार भी महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक संख्या में मतदान किया है। इस चरण में न सिर्फ राजनीतिक रूप से बहुत कुछ दांव पे लगा है, बल्कि चुनाव आयोग के लिए भी इस चरण में शांतिपूर्ण मतदान कराना एक बड़ी चुनौती थी, जिसमें चुनाव आयोग कामयाब रहा है। आज के चरण के प्रमुख पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी। रामकृपाल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे हमारे तमाम संवाददाताओं से भी बात करने के लिए, लेकिन इस चरण के लिहाज से अगर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की बात की जाए तो क्या कुछ चीज़ें इस चरण में महत्वपूर्ण तरीके से रही हैं? क्योंकि वोटिंग प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कुल 55% मतदान इस चरण में देखने को मिला है। हालांकि पहले चरण में 57% वोटिंग देखने को मिली थी और इस इलाके में आज जिस 32 विधानसभा सीटों में मतदान हुआ है वहां पे 55% मतदान हुआ है। और 2010 में अगर बिहार के कुल मत प्रतिशत की बात की जाए तो ये 52.73% था, जो दूसरे चरण में आज के इस मतदान में 55% हो गया है। तो जाहिर सी बात लगभग 2.25% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। ये गौर करने वाली बात है। ये वो इलाका है जो अति संवेदनशील या नक्सल प्रभावित इलाकों में था, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का मत प्रतिशत देखने को मिला है। हम अगर जिलेवार बात करें तो कैमूर में 57.86% मतदान हुआ है और 2010 में हम देखें तो ये लगभग 58.64% था। वहीं गया में अगर बात करें तो ये 55.54% हुआ है और 2010 में ये 51.45% था। तो जाहिर सी बात है गया में बड़ा हुआ मत प्रतिशत देखने को मिला। गया विधानसभा सीटें थी। रोहतास जिले की बात करें तो 54.66% मतदान आज हुआ है और 2010 में यहाँ पे 52.46% हुआ था। तो यहाँ भी लगभग 2% से ज़्यादा की एक बढ़त मतदान के तौर पे देखने को मिली है रोहतास जिले में। अरवल जिले की बात की जाए तो यहाँ पे आज मत प्रतिशत 53.21% रहा है, जबकि 2010 में यहाँ पे 47.60% रहा था। तो एक अच्छी खासी बढ़त अरवल के ज़िले में देखने को मिली है मत प्रतिशत के लिहाज से। और सभी ज़िलों में देखा जाए तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है या कहा जाए शिरकत की है आज के इस लोकतांत्रिक पर्व में इन 32 विधानसभा सीटों पे। तो ज़िलेवार हम आपको जानकारी देख रहे हैं। जहानाबाद की अगर बात की जाए तो इस बार 56.49% मतदान हुआ है, जबकि 2010 में यहाँ पे महज 49.80% मतदान हुआ था। तो अच्छी खासी लगभग 7% की बढ़त जहानाबाद में दर्ज की गई है इस बार अगर मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए। और वहीं औरंगाबाद की अगर बात की जाए तो इस बार 52.50% मतदान हुआ है, जबकि 2010 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव में 50.59% मतदान हुआ। तो लगभग 2% के बड़ा हुआ मत प्रतिशत औरंगाबाद ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। तो ये ज़िलेवार वो हाल था जहाँ पे आज मतदान हुआ है। और अगर हम महिलाओं के प्रतिशत की बात करें तो आज कुल 57.5% महिलाओं ने मतदान किया है, जबकि पुरुषों का मत प्रतिशत 52.5% रहा है। तो जाहिर सी बात है लगभग 5% की बढ़त महिलाओं के मत प्रतिशत में देखने को मिली है। ये तस्वीरें उस कहानी को बयां करती हैं, क्योंकि महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें घर से तैयार होकर आना और वोटिंग के लिए लंबे वक्त तक इंतज़ार करना, मौसम और धूप की परवाह किए बगैर। तो जाहिर सी बात है ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी मौजूद। रामकृपाल जी, ये चरण तो कम से कम देखा जाए ट्रेंड जो है लगातार बना हुआ कि महिलाएं लंबी कतारों में आके इंतजार करना और बढ़ चढ़ के शिरकत करना, कम से कम 5% का बढ़ा हुआ मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले आज भी। नहीं, बिल्कुल ये है कि देखिए मैं तो महिलाएं तो उत्साहजनक ढंग से निकल ही रही हैं बाहर। और एक कारण ये भी शायद हो सकता है कि जो पुरुषों का थोड़ा कम है, माइग्रेशन का भी एक रीज़न हो सकता है जी। तो लेकिन ओवरऑल अगर मान लीजिए कि परसेंटेज 2-2.5% भी बढ़ा है तो ये पॉजिटिव संकेत है। मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि अभी 3 फेज बाकी हैं। जब 5वां फेज हो जाएगा तब देखते हैं हम बिहार का टोटल क्या आता है एवरेज। लेकिन पहले जैसे 57% कुछ था, अब इस बार है 2-2.5% कम है उससे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा इसमें मायने नहीं है। ओवरऑल मैसेज ये है कि लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी है और लोग उत्साह में हैं
और महिलाओं का ज़्यादा संख्या में पुरुषों के मुकाबले निकलना ये अपने आप में और भी खुशी की बात है, क्योंकि जो परिवार का केंद्र बिंदु है वो शरीक हो रहा है और वो बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। एक शुभ संकेत इसको भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा 32 विधानसभा सीटें 6 जिलों में थी, कम से कम ये संवेदनशील, अति संवेदनशील, नक्सल प्रभावित इलाका, 32 में से 23 विधानसभा सीटें तो नक्सल प्रभावित, घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में थी, बावजूद उसके पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान, कम से कम ये सबसे बड़ी एक खबर है। सेकेंडरी के साथ बढ़ा हुआ मत प्रतिशत भी है। देखिए, आप वही कह रहे थे ना कि पहले फेज का भी देखें, ये फेज का भी, ये दो इससे सेंसिटिव माने जाते हैं नक्सल प्रभावित इलाकों में। वहाँ अगर हम 55 और 56% पर पहुंच रहे हैं ओवरऑल, तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जनता बुलेट वर्सेस बैलेट में हाँ, को ये चुन रही है। बिल्कुल। अब वो देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि कश्मीर भी इसका उदाहरण रहा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक पूरे देश में ये लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो रही हैं, और इस तरह की धमकी या लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर होने की अपील, अब इनका असर कम हो रहा है। इनका, हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल नहीं पड़ रहा है, थोड़ा बहुत है, लेकिन उसमें कमी आ रही है और लोकतंत्र एक तरह से मजबूत हो रहा है। और धीरे धीरे अगर आप 55 और 56% वोटर वहाँ से भी निकल रहा है जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने नकार दिया है किसी तरह की, और वो डर से भी अब उब गए हैं। मतदाता भी अपने आप में इतना, इसको कहते हैं, राजनीतिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील है, उसकी चेतना इतनी बढ़ी है कि वो वोट के महत्व को समझने लगा है। जी, दूसरे चरण की हम बात करें, जिन 32 विधानसभा सीटों का हम लगातार जिक्र करें, आपको लगता है कि क्या चीज़ सबसे बड़ी राजनीतिक रूप से इस बार के इस चरण में तय होनी है? क्योंकि मांझी साहब को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हमें देखने को मिली, खुद भी 2 सीटों से चुनाव में। देखिए, मैं व्यक्तियों पर नहीं जा रहा हूँ, प्रत्याशियों पर नहीं जा रहा हूँ, मैं मुद्दों की बात करता हूँ। देखिए, एक बात तय है, कोई जीते कोई हारे, बिहार में मुद्दा, मैंने जितना भी सुना है आपके चैनल पर, जहाँ भी देख रहा हूँ, अखबारों में पढ़ रहा हूँ, खुद मैंने लाइव देखा है लोगों से, वोटर से बात करते हुए, हर वोटर सीधी सीधी बात है, विकास की बात कर रहा है। और विकास उसका कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वो बहुत क्वांटिफाई कर रहा है विकास को। विकास को सीधा है, जो रोटी रोजी से जुड़ा है, जो सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम व्यवस्थाओं से जुड़ा है, जो अपने बच्चे को चाहता है उसका बच्चा शिक्षित हो, उसके बच्चे को रोजगार मिले, और बेहतर सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसका घर बेहतर बने, वो बड़ा ही साफ साफ बोल रहा है। विकास जो धरती पर दिखे, विकास वो नहीं है कि हम एब्स्ट्रैक्ट की बातें, बहुत सारे लोग कहते हैं विकास के मायने ये भी होते हैं, शुद्ध रूप से उसका विकास का मतलब ये है कि जो देश में बाकी स्टेट में विकास हो रहा है, जिस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह दुनिया बढ़ रही है, वो भी आज पूरी दुनिया की मुख्य धारा में शामिल होना चाहता है। गांव का गरीब भी चाहता है कि उसका बेटा भी कहीं अच्छी शिक्षा पाए, अच्छा स्वास्थ्य हो, बीमारी न हो, और उसका भविष्य उज्जवल हो, उसे अच्छी नौकरी मिले। बिल्कुल, ये एक विकास की आस हर एक के अंदर नजर आती है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ इस वक्त तो पटना से जुड़ चुके हैं। नीरज, ये जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत, कम से कम दोनों चरणों के लिहाज से देखा जाए, पहले चरण में भी अब दूसरे चरण में भी, इस बढ़े हुए मत प्रतिशत को लेकर किस प्रकार के राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं पटना में? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक कयासों का प्रश्न है, तो आरेंद्र, मैं बता दूं, निश्चित तौर पर जितना भी मतदान और जिस भी तरीके से मतदान होता है, तमाम जो राजनीतिक दल हैं जो बिहार के रण में उतरे हुए हैं, वो अपने अपने पक्ष में उस मतदान को करने की बात करते हैं। हालांकि ये तो जनता ने अब तय कर दिया है कि पहले दोनों चरणों में जनता ने किसका साथ दिया है और किसका साथ नहीं दिया है, लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में ज़रूर इस मतदान की बात करते हैं। रामकृपाल जी ने एक बात सही कही कि अगर आप पूरे बिहार के अंदर आप चले जाओ, जिस भी वर्ग से, जिस भी क्षेत्र में आप अगर बात करो, विकास एक बड़ा मुद्दा है। विकास को लेकर जो वो लगातार बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह की राजनीति पूरे बिहार में देखने को मिल रही है, जिस तरह की कह सकते हैं कि जो शब्द हैं वो विकास के मुद्दे से हटाकर दूसरे मुद्दों की ओर इस राजनीति को लेके जा रहे हैं, जबकि यहाँ के जो लोग हैं वो इस बात को सोचते हैं कि क्यों नहीं जो दूसरे राज्य हैं, जो मात्र 10 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले जो अलग हुए हैं, वो राज्य विकास कर सकते हैं, इंडेक्स में वो उनका स्थान कहीं ऊपर है। बिहार में आखिर ऐसा क्या कारण है कि इतने समय से विकास नहीं हो पाया? आज भी यहाँ के लोग हैं जो सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी चीज़ों के लिए ही लड़ रहे हैं, उनके पास तक सड़क नहीं पहुंची है। शहरी इलाके जरूर आपने जोड़ दिए सड़कों से, लेकिन ग्रामीण इलाकों में चले जाओ तो हालत ये है कि आप
10 किलोमीटर का सफर आपको 2 घंटे में तय करना पड़ेगा। उनके बच्चों के लिए बेहतर क्वालिटी की एजुकेशन यहाँ पर नहीं है। तमाम बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो दूसरे राज्यों के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं। आईएएस के बारे में कहा जाता है कि बिहार से बड़ी संख्या में बच्चे जो आईएएस है वो निकलते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बुद्धिमानता है उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो बच्चे दिल्ली और इलाहाबाद जैसी जगह पर कोचिंग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीज़ों को लेकर जो चाहता है कि जो मुद्दा है वो विकास के आसपास रहे और जो भी राजनीतिक पार्टी है वो उसी पर बात करे। बिल्कुल, और ये भी बहुत जरूरी है। और अगर विकास की एक राजनीति की परिपाटी देखने को मिलेगी तो शायद एक स्वस्थ, बेहतर और परिपक्व होते लोकतंत्र की ओर इशारा करेगी। रामकृपाल जी, ये जो इलाका है इसकी अपनी एक अलग तरीके की पहचान भी रही, क्योंकि जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष भी एक लंबा देखने को मिला है। लक्ष्मणपुर बातें की बात हो, शंकर बिगहा की बात हो, इस प्रकार की एक ऐसी जगहों पे जब ऐसा एक लंबा लोगों ने कीमत चुकाई हो राजनीति के नाम पे, तो वहाँ पे जब लोकतंत्र के लिए जब पर्व का उत्सव मनाने की बात आती है तो लोगों के जहन में बहुत कुछ चीज़ें कौनती हैं कि आखिर कैसी सरकार, कैसी व्यवस्था, हमने तो साहब ये कीमत चुकाई, अब क्या? नहीं, सही है। देखिए आरेंद्र जी, जो जिस तरह का भी संघर्ष होता है, आदमी अगर जाति पर भरोसा करता है तो वो भी अपने विकास के लिए अब उसको ये कहीं महसूस होता है कि हो सकता है कि ये इससे मेरा भला हो जाए। कोई भी विचारधारा, कोई भी चीज़ जो होती है, अल्टीमेटली अगर आप उसको एनालाइज करेंगे, क्वांटिफाई करेंगे, तो आदमी अपने एक बेहतर भविष्य के लिए ही होता है। वो जातिवादी भी होगा, बेहतर भविष्य के लिए होता है, क्लास भी एक बेहतर भविष्य के लिए होता है। अधिकारों के लिए एक लड़ाई होती थी, फ्यूडलिज्म में एक जमीन की लड़ाई होती थी, चार लोग चाहते थे कि जो भूमिहीन है उनको जमीन मिले। तो एक जो पूरी बेल्ट में वो सारी चीज़ें चल रही थी, अब बहुत सारा बदल गया है। देखिए आज का जो पीढ़ी है, 65% बिहार में जो वोटर है वो 40 साल से कम उम्र का है। बिल्कुल, वो पैदा ही हुआ है इन्हीं लोगों के राज में जो सामाजिक न्याय बिहार की बात कर रहे हैं। सन 74 से लेकर के 2015 तक तीन पार्टियों का शासन रहा है, कांग्रेस रही हो और सामाजिक न्याय की पार्टियां रही हों, इनका कभी कोई अलग नाम था, तो यही रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ क्या हुआ नहीं, अगर सचमुच में विकास हुआ है तो उसका लाभ वो महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि विकास कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। विकास हुआ है तो मुझे महसूस होगा, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तो मैं फील करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि ये सवाल बुनियादी तौर पर हैं, और अगर ये मुद्दा उठ रहा है बार बार कि विकास विकास विकास, इसका मतलब है कि जब जिसको प्यासा होता है उसी को बार बार कहता है पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं से वो चीज लैकिंग रही है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हमें। और ये जो जितने भी तरह के संघर्ष हैं, इसीलिए बहुत सारे पैमाने टूटते हैं, बहुत सारे बैरियर टूटते हैं। इस पॉलिटिकल जो प्रोसेस शुरू हुआ है पिछले 10 सालों में, आप देखिए उसमें तमाम तरह का 2000 लोकसभा 14 में क्या हुआ था, क्षेत्रीयता, जातीयता और धर्मांधता, सारी परिभाषाएं टूट गई थी। इन तीनों को तोड़कर वोटर ने वोट दिया है। तो ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप देखिए मुद्दे क्या है, विकास है, मुद्दा है। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता हूं कि बिहार कहीं अलग टापू पर है, इसी देश का एक हिस्सा है और हम ही सब लोग हैं। वो देख रहा है कि आखिर किस तरीके से हमारे आसपास, या कहा जाए देश के अन्य इलाकों में विकास की बयार बह रही, तो उसके साथ वो कदम ताल करता हुआ जुड़ना चाहता है। हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात की जाए तो दूसरा चरण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था, संवेदनशील इलाकों के लिहाज से 32 में से 23 सीटों पे एक तरीके से कहा जाए बहुत ज़्यादा नज़र थी, लेकिन जो कुछ कोशिशें भी आयोग की ओर से की गई हैं, कम से कम उसका नज़र की पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला। देखिए बिल्कुल जो असर है वो दिखाई दिया, और ना केवल दूसरे चरण में बल्कि पहले चरण की भी अगर बात करें, दोनों सीटों को जोड़ दें तो 80 से ज़्यादा सीटें होती हैं, और यहाँ पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यही कारण है कि जिस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए थे, ना सिर्फ जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो वोट डाल सकें, बल्कि इस तरह के इंतजाम किए थे कि वोट डालने के बाद जो उनका वोट है वो भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचना चाहिए, ताकि उसके वोट का जो अधिकार है उसको कोई खतरा ना हो। क्योंकि जो रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते हैं, कई सारे जो इलाके हैं जहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए थे वो अपने आप में दुर्गम है। लगातार जिस तरह से लैंड जो बम मिल रहे थे जगह जगह पर, वो भी एक चिंता का विषय था। लेकिन इस तरह के इंतजाम किए थे। पैरामिलिट्री फोर्स की जो कंपनियां, 100 कंपनियां दूसरे चरण में लगाई थी। इसके अलावा पहले चरण की बात करें तो कम से कम 1.5 लाख के आसपास जो जवान है वो लगाए गए थे। हेलीकॉप्टरों से सर्च किया जा रहा था, ड्रोन से जो सघन इलाके हैं वहाँ पर निगाह रखी जा रही थी। जो दायरा वाला इलाका था वहाँ मोटर बोट पर जो CRPF के जवान थे वो लगातार सर्च कर रहे थे। जनता के अंदर
इस बात का विश्वास दिला रहे थे कि आप निर्भय होकर मतदान केंद्रों पर पहुंचिए, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि बिहार के अगर पिछले इतिहास को देखें तो जिस तरह से गड़बड़ियां होती रही हैं, जिस तरह से हिंसा होती रही है, उसको दृष्टि से देखते हुए ये दोनों जो प्रथम और द्वितीय चरण ये चुनाव आयोग के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल थे, लेकिन चुनाव आयोग इस परीक्षा में पूरी तरह से कह सकते हैं खरा उतरा है और सफल रहा है। बिल्कुल, बहुत कुछ कोशिशें जो लगातार की गई आयोग ने वो रंग लाती नजर आ रही। नीरज, आप रहिए हमारे साथ में। रामकृपाल जी, आयोग की तो कोशिशें निश्चित रूप से रंग लाती नजर आ रही, लेकिन अगर राजनीतिक दलों के लिहाज से बात की जाए तो परंपरागत तरीके से इस पूरे इलाके की अपनी राजनीति बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन आपने भी जिक्र किया 2010-2014 के बाद से कई चीजें अपने आप में नई देखने को मिली हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि महज इन दो गठबंधनों के बीच नहीं बल्कि जो तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा या अन्य भी छोटी छोटी सी पार्टियां वो भी यहाँ पे बहुत कुछ दांव पे लगा रही हैं? देखिए, जो भी राजनीति में है वो राजनीति में सफलता और विकल्प बनने का सपना होता है सबका। ऑब्वियस है, दांव लगाएंगी, लेकिन मैं एक जो परिवर्तन जो समाज में होता है ना, वो सांप की गति से नहीं होता, कई बार मेढक की छलांग की तरह होता है। क्या है कि जो भी आप कह लीजिए, जैसे मैंने कहा कि आप क्लास स्ट्रगल कह लीजिए, कास्ट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये सब साधन हैं लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य है विकास, लक्ष्य है इंसान की बेहतरी, वो उसकी शैक्षिक बेहतरी हो, सामाजिक बेहतरी हो, आर्थिक बेहतरी हो। तो जो लक्ष्य है वो है बेटरमेंट। उसके लिए साधन क्या होता है? कोई पगडंडी पकड़ता है, कोई हाईवे पकड़ता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई ट्रक से जाता है। उसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सर्वमान्य देखिए, आज की तारीख में कहूँ कि आज का जो वोटर है, आज जो यूथ है, उसकी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक दुनिया आज के 10 साल पहले की दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी ने, आईटी सेक्टर ने पिछले 20 सालों में इस दुनिया को बहुत बुरी तरह से बदल दिया है। अब आप सोचिए, आज के ज़माने में अगर आप उन कॉन्ट्रडिक्शंस को ले आएंगे जो सन 70s के कॉन्ट्रडिक्शन थे, सोशल कॉन्ट्रडिक्शन हो, वो नहीं चलने वाले हैं। सही बात, इसलिए आज का युवा कोरिलेट नहीं कर पाएगा। इसलिए कई बार जब लोगों को रिजल्ट आता है तो लोग चौंकते, करिए ऐसे कैसे हो गया। कारण ये है कि वो भी विकास चाहता है, लेकिन वो जानता है कि जितने साधन, जिन जिन साधनों का इस्तेमाल वो कर चुका है और जो जो साधन उसकी निगाह में बेकार साबित हुए हैं, अब उन साधनों की तरफ वो नहीं लौटना चाहता। आप समझ रहे हैं ना? जैसे आप जातिवाद है, धर्म है, क्षेत्रीयता है, ये तमाम साधनों का उसके लिए कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि दुनिया बड़ी फास्ट हो गई, दुनिया ग्लोबल हो गई है। अब हमारी राज्य की राजधानी से भविष्य हमारा नहीं जुड़ा है, उसका भविष्य जुड़ता है मुंबई, संघाई, दुबई, सिलिकॉन वैली से यूथ का। वो ट्रेडिशन खत्म हो गया कि मैं अगर पटना देखूं या लखनऊ देखूं या मैं मुंबई देखूं या बेंगलुरु देखूं, अब इससे वो यूथ जो है ऊपर चला गया है। वो सीधे सीधे आज जापान देखता है, कोरिया देखता है, ऑस्ट्रेलिया देखता है, अमेरिका देखता है। तो उसके सामाजिक सरोकार और उसके सोशल कॉन्ट्रडिक्शंस भी अब चेंज हो रहे हैं जी। ये बात हमको समझनी चाहिए। क्या ये राजनीतिक दल जिस तरीके से महज एक सीधे तौर पे वोट बैंक मान के युवाओं, जिसका जिक्र आप लगातार कर रहे हैं, क्या इतना बिल्कुल सीधा सीधा होता है कि आपने ये सोचा और इस प्रकार की चीजें कहीं और पूरा यूथ आपके आते? क्योंकि वो सामाजिकता भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई। मैं बताऊं जी, बैंक में खाता खोलना हो, चाहे आप ऑनलाइन भी खोलिएगा तो एग्जीक्यूटिव से मिलिएगा ना जी। यूथ से पहले कनेक्ट तो होइए। हाँ। जिसको आप बैंक कहने जा रहे हैं जी, उससे आप कनेक्ट तो होइए ना। और कनेक्ट होने के लिए आपको यूथ के उसके सरोकार को समझना होगा। तो इस मुद्दे पे कौन ज्यादा कनेक्ट होता नजर आ रहा है? ऑब्वियस देखिए, मैं इस तो नहीं कह सकता हूँ जिसको जो 2014 में जिस तरह से हुआ है, जो भी आज की तारीख में 65% वो यूथ है। अगर आप उस यूथ को नहीं समझते, उसके सरोकार को नहीं समझते, उसकी भाषा को नहीं समझते, उसके महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, इच्छा को नहीं समझते जी, तो आप कटे हुए हैं जी। क्योंकि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सन 65 का है, वो फार्मूला चला लूंगा और थोड़ा सा ये सब बातें कर लूंगा, वो नहीं है। हाँ, तो वो गति जो है उसको देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। एक अंतिम सवाल आपसे और कि दोनों चरण के बढ़े हुए मत प्रतिशत के बाद में अब हम आगे के 3 चरणों के लिए क्या उम्मीद बनती है हमारी? देखिए, ये ऐसे इलाके थे, मैं ये तो भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन आप ये सोचिए कि 3 बजे मतदान बंद हुआ, 4 बजे कुछ जगह पे बंद हुआ, मेजॉरिटी सीटों पर 3 और 4 बजे मतदान बंद हो जाता है। 23 सीटों पे बंद हो गया, जबकि शुरुआत सिर्फ 5 बजे तक 9 सीटों पे, जबकि शुरुआत 7 बजे सब जगह होती है जी। तो फर्क होता है। अब मुझे लगता है कि अब आने वाले जो 3 फेज
सीटें भी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें सीटें मुझे लगता है 50 हैं, 55 हैं, 57 हैं। जी। तो ये 50, 55, 57 ये जो मेजॉरिटी सीटें हैं, और इन इलाकों में शायद मुझे लगता है कि 3 बजे वाली की नौबत नहीं आएगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उम्मीद है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वोट परसेंटेज बढ़े। और जो प्रथम श्रेणी में बिहार के पास होने की बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि 60% से ज़्यादा मतदान हो या उससे भी बढ़ के मतदान हो, वो चीज़ें देखने को मिले। बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे सहयोगी नीरज भी पटना से जुड़े थे, आपका भी नीरज बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो आज की बड़ी खबर यही कि किस तरीके से जो दूसरे चरण का मतदान हुआ है उसमें 55% मतदान हुआ है, और ये पहले चरण के मतदान 57% की तरह ही बढ़ा हुए मत प्रतिशत देखने को मिला है। महिलाओं ने ज़्यादा संख्या में मतदान किया है पुरुषों के मुकाबले, और ये भी अपने आप में एक स्वस्थ एक परंपरा के तौर पे बिहार में लगातार देखने को मिल रहा है। तो बिहार के महासंग्राम के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।